हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, लिमिट। वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द वर्ड लिमिट। तो डेली लाइफ में ये वर्ड लिमिट हम बहुत जगह यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में हम किसकी लिमिट की बात करें? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लिमिट का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो कोई फंक्शन है आपके पास, उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है हमें। फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें पता है क्या होता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है? लेट f इज ए फंक्शन ऑफ x। तो f कोई फंक्शन है हमारे पास, f इज सम फंक्शन ऑफ x, x स्क्वायर प्लस 2 ले लिया हमने। अब अगर हम x को 1 पुट कर दें तो f1 क्या है हमारा? f1 इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, और ये आ जाएगी आपके पास 1 प्लस 2 दैट इज 3। सो f1 ये क्या है? दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस तरह अगर हम f2 निकालें, f2 क्या है? दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन की फंक्शन का आउटपुट क्या होगा एट x इक्वल टू 2। अब हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन की। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? सो लेट्स a बी एनी रियल नंबर, ये हमारे पास कोई रियल नंबर है। इफ x इज अप्रोचिंग टू a, तो हमारा जो फंक्शन है ये किस वैल्यू को अप्रोच करेगा? दैट वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कि जैसे ही हम a के, जैसे हमारा इनपुट चेंज होकर a को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा जो फंक्शन का आउटपुट है वो इस वैल्यू l को अप्रोच कर रहा है, देन l इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर कंसीडर करते हैं। एक कोई सिंपल फंक्शन ले लेते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है। let f be any function of x, और इसको हम ले लेते हैं x प्लस 2, सिंपल बिल्कुल ही, ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान रहे। अब मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? दैट एज x इज अप्रोचिंग टू 1, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो हम कैसे देखें? लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड मतलब कैसे? हम इनपुट को, यहां पर से 1 है, हम इनपुट को 1 के क्लोज लेके जाएंगे। ये हमारा 1 है, ये 1 के लेफ्ट में 0, राइट में 2। तो हम इनपुट को 1 के क्लोज लेके जाते हैं, ये हमारा इनपुट है x। जैसे ही हम इनपुट को 1 के क्लोज लेके जाएंगे, चेंज करते रहेंगे, तो हमारे आउटपुट में भी चेंज आएगा ना। तो वहां से हम बताएंगे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है। तो यहां से देखें, हम ये हमने इनपुट ले लिया x, आउटपुट है fx। तो अगर हम इनपुट लेते हैं 0.5, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? अगर हम इनपुट लिया 0.5, तो आउटपुट हो जाएगा 2.5। इनपुट हम ले लें 0.6, तो आउटपुट हो जाएगा 2.6। 0.7, 2.7, 0.8, 2.8, 0.9, 2.9, 0.99, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 2.99। आप जितना अब 1 के क्लोज जाएंगे, 0.999, तो आउटपुट क्या होगा? 2.999, ऐसे बन जाएगा। आप जितना भी 1 के क्लोज जाएंगे, आउटपुट हमारा किसके क्लोज जा रहा है? देखो, आउटपुट इज अप्रोचिंग टू 3। जितना हम 1 के क्लोज जाएंगे, हमारा आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को अप्रोच कर रहा है। देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज 3। तो यहां पर हम देखें कि भाई दो चीजें हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f3, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, इट इज डिनोटेड बाय f1, और ये वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो ये है हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो एज x इज अप्रोचिंग टू 1, हमारा फंक्शन किस वैल्यू को, आप 1 के जितना क्लोज जाएंगे, हमारा फंक्शन किसके क्लोज जाएगा? 3 के। जो हमारे फंक्शन का वैल्यू है वो किसके क्लोज जाएगी? 3 के क्लोज जाएगी। 3 से ज्यादा नहीं हो सकती वो बिल्कुल। और आप जितना चाहें उतना 3 के क्लोज जा सकते हैं। जितना आप 1 के क्लोज जाएंगे, जितना हम 1 के क्लोज जाएंगे, उतना ही हमारा आउटपुट
आउटपुट क्या होगा, 3 के क्लोज जाएगा। तो हम यहाँ कहते हैं एज एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, फंक्शन इज अप्रोचिंग टू दिस वैल्यू एल, देन एल इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, हाउ वी डिनोट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट एल टी, या फिर लिमिट भी लिख देते हैं एक्स इज अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। सो दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। जैसे एफ ए से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। एफ ए रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि पूरा लिमिट वर्ड लिखते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स, हम ऐसे भी लिख देते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हाउ वी डिनोट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है कि जैसे ही हम एक पर्टिकुलर इनपुट को अप्रोच करेंगे, फंक्शन भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा, एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब आपके पास फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज हो गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए एंड वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। तो यहां पर हम याद रखें कि भाई लिमिटिंग वैल्यू में x is not equal to a, when we are finding the limiting value x is approaching to a, x कभी भी a के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन में, इसका मतलब यही है कि x को हमें a सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हम देखेंगे आगे अपने लेक्चर में कैसे कैसे हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। जो बेसिक मेथड है हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू निकालने का वो है अपना टेबुलर मेथड। कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड ऑफ फंक्शन। अभी हम देखेंगे लिमिट निकालने के बेनिफिट क्या है, हम देखेंगे अपना पूरा कैलकुलस ही लिमिटिंग वैल्यू पर बेस्ड है। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने का मतलब ही यही है कि हमें फंक्शन के जिस पॉइंट पर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं, से हम 1 पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम 1 के नेबरहुड में फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है, 1 के इमीडिएट नेबरहुड में फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है, वही बिहेवियर हम उसका 1 पर अज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसा ही है ना, देखो कि जैसे ही x हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो उसके नेबरहुड में जो वैल्यूज है वो किसको अप्रोच कर रही थी, 3 को अप्रोच कर रही है। जितना हम 1 के क्लोज जाएंगे हमारा आउटपुट क्या है, 3 के क्लोज जाएगा। तो हम ये मान लेंगे कि 1 पर भी फंक्शन वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वो अपने नेबरहुड में बिहेव कर रहा है। सो द कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ दैट इनपुट, जहां पर आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये जो हमें पॉइंट उठाना है कि भाई कहां से हम लेना शुरू करें, जैसे मैंने 0.5 से किया था, आप इसे 0.9 से भी शुरू कर सकते हैं कि 0.9 पे देख लें, फिर 0.91, 0.92, 93, 94, 98, 99, तो तब भी आपको यही सारी वैल्यूज मिलेंगी। 0.9 पर आपको 2.9 मिल जाएगा, फिर 0.91 पर आपको 2.91, ऐसे ही आप कभी भी 3 को बाईपास नहीं कर पाओगे। आप वहां से एनालाइज करोगे कि मैं जितना 1 के क्लोज जा रहा हूं उतना ही में मेरा आउटपुट जो है वो 3 के क्लोज जा रहा है। तो ये इनपुट अब आपको कहां से उठाना है, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप टेबुलर मेथड से लिमिटिंग वैल्यू निकालो। अगर आ भी गया तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है उसके मतलब हाफ यूनिट इधर और हाफ यूनिट उधर वहां से ट्राई करेंगे और हम अपनी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। So as we can approach a number from two sides, for example, let this is A and x can approach A either from left or from right. तो हम किसी इनपुट को, कोई एक नंबर है उसको दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। सिमिलरली the output of function can approach to two values that are called left hand limit and right hand limit. When x is approaching to a from left side, we represent it by the symbol x is tending to a और ऊपर एक माइनस साइन लगा देते हैं। और जब इनपुट हमारा a को अप्रोच करेगा राइट साइड से, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं x is tending to a और उसके सुपरस्क्रिप्ट में एक प्लस साइन लगा देते हैं। तो अब इसका मीनिंग क्लियर है, दिस मीन्स x is approaching to a from right side, x is approaching to a from left side। जैसे अगर हमारे पास ये है से 1 है, तो जब हम 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो 1 पर भी फंक्शन वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वो अपने नेबरहुड में बिहेव कर रहा है। 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, 1 पर भी फंक्शन वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वो अपने नेबरहुड में बिहेव कर रहा है। तो जब हम 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे
तो हम इसे लिखेंगे x इज अप्रोचिंग टू 1 माइनस, और जब हम 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे देन x इज अप्रोचिंग टू 1 प्लस. As x can approach a from two sides, so function can have two different limiting values. Left hand limiting value, हम इसे LHL से लिख देते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, it is denoted by limit x approaches to a negative fx. Let this value is L1, इसको हम L1 बोल देते हैं कि जब हम a को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, L1 को. When we are approaching a from right side, then function is again approaching to some value. वो L1 के बराबर भी हो सकती है और L1 से डिफरेंट भी हो सकती है. So that value, limiting value is called right hand limit. That is right hand limiting value. So a function can have two limiting values, left hand limiting value and right hand limiting value. अगर हम इनपुट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, अब फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आई है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू. और अगर हम इनपुट को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, अब फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है दैट वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू. फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन की लिमिट, तो राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, दिस इज आवर RHL, और लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू L2, इसको हम L2 बोल देते हैं. सो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, इफ इट इज अप्रोचिंग टू सेम वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट. अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है देन वी से दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट. अगर वो दोनों डिफरेंट होती है देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट. तो अब हमें लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट x approaches to a fx will exist if left hand limit this is equal to right hand limit. तो हम बिल्कुल भाई क्रिस्टल क्लियर है लिमिटिंग के मामले में. लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, हम a को पहले लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तब L1 को, फिर हम a को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, अब फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है L2 को. इफ L1 इज इक्वल टू L2 तब हम कहते हैं दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू L1 L2, दोनों को L बोल देते हैं. अगर ये बराबर नहीं होते, इफ L1 इज नॉट इक्वल टू L2 देन वी से दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है. लिमिट एग्जिस्टेंस हमें हमेशा कैसे चेक करनी है, हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. अगर दोनों बराबर होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट. तो अब अपने पास क्या क्या सिंटैक्स हो गए देखो. लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट, नेगेटिव साइन अगर यहां पर आ गया तो दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट. तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जहां से हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालें. Say fx is x plus 1 when x is less than 0 and x minus 1 when x is greater than 0. अब हमें इसकी 0 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है. We want to find limit x approaches to 0 fx. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी भाई, लिमिट x approaches to 0 negative fx. When x is approaching to 0 from negative side, that means इनपुट जो है वो 0 से छोटा है. जब हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, 0 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो इनपुट 0 से छोटा होगा ना पूरे का पूरा, तब फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, ये वाली. तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव x प्लस 1 ये आ जाएगा. और जब आप इसे टेबुलर मेथड से निकालने जाओगे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, इट विल बी 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 1. सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हम RHL क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx. तो पहले तो ये लिखना है हमें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx.
अब फंक्शन कौन सा यूज होगा, जब हम जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो सारा इनपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फंक्शन कौन सा यूज होगा उस केस में, x ग्रेटर देन 0, दैट इज x माइनस 1, x इज अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव x माइनस 1। अब इसकी जब हम टेबुलर मेथड से इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी -1। सो LHL is not equal to RHL, therefore limiting value limit x approaches to a fx it does not exist। तो ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में f0 does not exist, f0 is not defined, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, और वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू भी हमारी फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है एग्जांपल। तो जब भी हमें लिमिट निकालनी है हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों लिमिट्स बराबर है हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों लिमिट डिफरेंट है हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का सिंबल हमें क्लियर है, जो पॉइंट है ए उस पर हम माइनस साइन लगा देंगे उसकी सुपरस्क्रिप्ट में, और राइट हैंड के केस में जो पॉइंट हमारा ए है जहां पर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है उस पर पॉजिटिव सिंबल लगा देंगे। सो अब इसके बाद हम कुछ अपने स्टैंडर्ड फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनकी हमने डोमेन रेंज भी देखी थी। अब हम इनकी लिमिटिंग वैल्यूज देख लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। Consider the function greatest integer less than equal to x। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x। अब मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई हम अपना टेबुलर मेथड यूज करते हैं। ये आ गया x, ये आ गया fx। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमें क्या करना है, हमें 1 को अप्रोच करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL ये क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx। तो हम 1 को अप्रोच करना शुरू करेंगे नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइड का मतलब है ये है 1 और ये है 0, ऐसे। तो हम 1 को कहां से अप्रोच करेंगे, नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना शुरू करेंगे। 1 नेगेटिव का मतलब है 1 की लेफ्ट साइड से अप्रोच करना शुरू करेंगे। तो अगर हम इसे इनपुट देते हैं 0.5, तो बॉक्स ऑफ 0.5 क्या हो जाएगा, 0। अगर हम इसे इनपुट देते हैं 0.6, बॉक्स ऑफ 0.6 ये भी क्या हो जाएगा, 0। अगर हम इसे इनपुट देते हैं 0.7, आउटपुट अगेन 0, 0.8 आउटपुट अगेन 0, 0.9 आउटपुट अगेन 0। आप 1 से 0.9999 इनफाइनाइट टाइम्स लिख दो इसको, तब भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर है उनका आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 ही होता है। उनके लेफ्ट में जो पहला इंटीजर है, जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी, अगर मैं f1 की बात करूं, f1 क्या है, f1 इज क्लियरली 1, बॉक्स ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 1 के लेफ्ट में 1 से पहले जो नंबर है उसका अगर आप बॉक्स निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आप 1 के जितना मर्जी क्लोज जाएं, हमारा आउटपुट हमेशा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। और यहां तो एग्जैक्टली आउटपुट 0 हो भी रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज 0। तो अब समझने की चीज है यहां पर कि जैसे ही आप 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से, फंक्शन का आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। क्योंकि यहां पर x कभी भी 1 नहीं हो पाएगा, वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। 1 नेगेटिव है ना, x इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, x कभी भी 1 नहीं होगा। लिमिट के केस में x कभी भी 1 नहीं होगा। और अगर x 1 नहीं है, पहला केस व्हेन x इज लेस देन 1, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0। फंक्शन हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। अब अगर हम RHL लें, इसी में RHL के लिए हम फिर से बना लेते हैं अपना टेबुलर मेथड।
तो इस बार हम 1 को अप्रोच करेंगे पॉजिटिव साइड से, ये 2 आ गया तो हम 1 को इधर से अप्रोच करेंगे पॉजिटिव साइड से, यहां से हम इनपुट देना शुरू करेंगे और फंक्शन का बिहेवियर नोट करते रहेंगे साथ साथ। ये है x, ये है fx, हमें फाइनली 1 को अप्रोच करना है, 1 को अप्रोच करना है राइट साइड से। तो हमने दिया 1.5, 1.5 का बॉक्स क्या होगा 1, 1.4 बॉक्स अगेन 1, देखो हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं ना, 1.5 से शुरू हुआ 1.4, 1.3 दे दें तब भी क्या जाएगा 1, 1.2 तब भी 1, 1.1 तब भी बॉक्स 1, 1.01 तब भी बॉक्स क्या रहेगा 1, 1.00001 तब भी बॉक्स क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में बॉक्स क्या हो जाएगा सभी नंबर्स का, अगर नंबर हमारा 1 के से बड़ा है और 2 से छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, दैट इज 1। तो हम 1 को, अपने जो इनपुट को हम 1 के जितना मर्जी क्लोज ले आए, जितना मर्जी हम 1 के क्लोज ले आए, हमारा आउटपुट क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो जो हमारी राइट हैंड लिमिट है RHL, RHL को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 पॉजिटिव fx, ये क्या आ जाएगी 1। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0, राइट हैंड लिमिट क्या है 1, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट है लिमिट का। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज 1, बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज नॉट डिफाइंड। So this is the concept of limit, limiting value of function. It is different from value of function. Value of function एक अलग concept है, limiting value of function एक अलग concept है। हमारे पास टोटल 4 केस बनते हैं। Limiting value of a function is same as value of a function. फिर limiting value of a function is different from value of a function. यहां पर हमारे पास अलग अलग केस आ जाएंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइन है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन नहीं है। जैसे यहां पर x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइन है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन नहीं है। फिर ऐसा भी केस आपको आगे देखने को मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो डिफाइन है लेकिन उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो ये हम सभी अलग अलग केस देखेंगे। तो आपको ये चीज बिल्कुल अपने ध्यान में रखनी है दैट लिमिटिंग वैल्यू इज ए डिफरेंट कंसेप्ट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ए टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। दोनों की वैल्यू सेम हो भी सकती है, लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन बोथ कैन बी सेम, बोथ कैन बी डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं अपने टेबुलर मेथड से, तो अभी ये बेस है हमारा, इसी तरीके से हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं, तब हमें वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेगी। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखें, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो देखो 0 और 1, 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या रहता है 0 रहता है, 1 पर उसकी वैल्यू क्या जाती है ऐसे, 1 पर वैल्यू आ गई 1, फिर 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जैसे हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से इधर से, तो आउटपुट क्या है, इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग आउटपुट 1 है, इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग भी आउटपुट 1 है, इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग भी आउटपुट 1 है, इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग भी आउटपुट 1 है। तो हर पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग आउटपुट क्या आता जा रहा है हमारा 1 आता जा रहा है। इसी तरह अगर आप 2 पर चेक करो, 2 पर अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो देखें 2 के लेफ्ट में, जैसे ही आप 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे फंक्शन का आउटपुट क्या रहेगा 1 1 1 रहेगा। बॉक्स ऑफ 2 2 होता है, उससे पहले 1 और 2 के बीच में हर नंबर का बॉक्स क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं 2 पर, वो वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 1, और राइट हैंड लिमिट इधर से स्टार्ट करें, 2.5 पर वैल्यू क्या होगी 2, 2.4 पर 2, 2.3 पर 2, 2.1 पर भी 2। तो जितना मर्जी 2 के क्लोज आ जाए ऊपर से राइट साइड से, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा वो 2 ही रहेगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट इज 2। तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2।
तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लिमिट्स को समझने का कि हाउ लिमिट इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब मैं इसे अगर जनरलाइज कर दूं किसी भी इंटीजर के लिए, यहां पर 1 की जगह मैं कोई भी इंटीजर ले लेता हूं k इज सम इंटीजर, k बिलोंग्स टू i। तो ये है, देखो इसको मैं पॉइंट टू कर देता हूं k माइनस वन, सॉरी k, ये पॉइंट हमारा आ गया k। इससे पहले इंटीजर क्या होगा k माइनस वन और इसके बाद में इंटीजर क्या होगा k प्लस वन। अब जब आप इसकी लेफ्ट हैंड, अगर हम k पर लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी k माइनस वन। इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वही हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ रही थी। तो अगर हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे k नेगेटिव पर, जैसे ही x k को अप्रोच करेगा नेगेटिव साइड से, x अगर k को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, तो आउटपुट क्या रहेगा अपना, आउटपुट हमारा रहेगा k माइनस वन, है ना। इन सभी नंबर्स का बॉक्स क्या होगा k माइनस वन हो जाएगा। और अगर आप k को अप्रोच करोगे पॉजिटिव साइड से, k पॉजिटिव कर दिया मैंने, यहां से अगर हम अप्रोच करेंगे तो इन सभी नंबर्स का बॉक्स क्या हो जाएगा, इनका बॉक्स हो जाएगा k। तो ये आ जाएगा हमारे पास k। अगेन k माइनस वन इज नॉट इक्वल टू k, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां से आपके पास एक कंक्लूजन भी आ गया। इफ x इज अप्रोचिंग टू सम इंटीजर, तो बॉक्स के केस में लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f विल नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर्स। अगर आपके पास a एक इंटीजर है या k एक इंटीजर है तो वहां पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है चीज। तो बॉक्स के बारे में ये कंसेप्ट हमें बिल्कुल याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीजर्स पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर नॉन इंटीजर्स की बात करें, से मैं 2.5 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहता हूं, सेम क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हम 2.5 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो क्या होगा, मैं इंटरेस्टेड हूं इस पॉइंट पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2.5 fx, ये निकालना है मुझे। तो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। जब भी मुझे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालू, राइट हैंड लिमिट निकालू। अगर दोनों सेम और फाइनाइट हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर दोनों डिफरेंट हैं देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से टेबल बना लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो ये x, ये हमारा fx, 2.5 को अप्रोच करना है हमें। तो 2.5 को नंबर लाइन पे देखिए हम, ये आ गया 2.5, इसके लेफ्ट में 2 होगा, राइट में 3 होगा। तो मैं इधर से अप्रोच करना शुरू कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले मैंने दिया 2.1, बॉक्स ऑफ 2.1 विल बी 2। फिर दिया 2.2, बॉक्स क्या हो जाएगा 2। फिर दे देते हैं 2.3, बॉक्स फिर से 2 हो जाएगा। फिर हम देते हैं 2.4, फिर से बॉक्स क्या होगा 2 हो जाएगा। 2.5 से आगे नहीं निकल सकते बिकॉज वी आर अप्रोचिंग 2.5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। 2.49 दे दें, उसका बॉक्स भी क्या जाएगा 2। 2.49999 दे दें, इसका बॉक्स भी क्या जाएगा 2। तो यहां से आप देख सकते हो कि आप 2.5 के जितना मर्जी क्लोज चले जाइए, आप 2.5 नहीं पहुंच सकते। आप उससे जस्ट पहले पॉइंट पर भी अगर रहोगे तो आपका बॉक्स क्या रहेगा, हमारा बॉक्स रहेगा 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इस तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट RHL अगर हम निकाल लें यही सेम फंक्शन के लिए, ये x, ये fx, इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम इधर से अप्रोच करना शुरू कर देते हैं से 2.9 से। 2.9 दिया, बॉक्स ऑफ 2.9 क्या होगा 2। 2.8 दिया तो अगेन 2। 2.7 दिया तो अगेन 2। 2.6 अगेन 2। 2.59 अगेन 2। 2.51 अगेन बॉक्स क्या रहेगा 2। हम क्या कर रहे हैं देखो 2.5 के क्लोज आ रहे हैं, है ना, 2.5 के क्लोज आते जा रहे हैं। 2.50001 तब भी बॉक्स क्या रहेगा इसका 2 ही रहेगा। हम 2.5 नहीं हो सकते लेकिन उसके जितना चाहे उतना क्लोज जा सकते हैं।
0 लास्ट में एक 1 डाल दो तो इसका बॉक्स भी क्या रहेगा 2। तो हमने देखा कि जब हम 2.5 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वो 2 को ही अप्रोच कर रहा है, तो हमारा राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 2। LHL RHL दोनों बराबर है, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ लिमिट, कि क्या होती क्या है लिमिट, हमें देखना क्या है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2.5, यहां पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें f ऑफ 2.5, वो भी क्या जाएगी बॉक्स ऑफ 2.5, वो भी 2 होगी हमारी। तो ये हमने वो एग्जांपल देख लिया कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां से अब आप याद रखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हर नॉन इंटीजर पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हर नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हर इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? तो ये हमारा एग्जांपल था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। अब हम एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वहां से हम लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। So next function is fractional part of x. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर आपको ग्राफ याद हो तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था अपने पास। 0 से 1 में फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x, फिर 1 से 2 में फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1, फिर 1 पर वैल्यू इसकी 0, 2 पर वैल्यू 0, और इधर 3 तक ये फंक्शन था x माइनस 2 इस टाइप से, और इधर फंक्शन माइनस 1 से ये x प्लस 1 है, दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये फंक्शन आ गया। तो इंटीजर्स पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है फ्रैक्शनल पार्ट की, और नॉन इंटीजर्स पर हम यहां से निकाल लेंगे सभी वैल्यू। अब मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ निकालें बोलो, 1 पर निकाल लेते हैं फिर से f(x), तो 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, LHL और RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो 1 को जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, भाई देखें, अगर हम 1 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, तो मेरे लिए 1 पर तो वैल्यू क्या है, 1 पर वैल्यू 0 है, ये तो क्लियर है हमें, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज 0। लेकिन जैसे ही हम 1 को राइट साइड लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो ये वैल्यू है 0.5। टेबल बना लेते हैं। रिलेशन कौन सा यूज होगा, ये वाला रिलेशन यूज होगा ना, f(x) इज इक्वल टू x। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x। तो फंक्शन हमारा ये आ जाएगा x, ये है f(x). तो जो इनपुट होगा, अगर मैंने 0.5 दिया है तो आउटपुट भी क्या आएगा 0.5, क्योंकि इक्वेशन क्या है f(x) इज इक्वल टू x है। फिर 0.6 अगर हमने दिया तो आउटपुट फिर से क्या आ गया 0.6। अगले पॉइंट से देखो आउटपुट, तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.8 आ गया। अगर 0.9 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा 0.9, 0.9999 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा 0.9999, ऐसा आता रहेगा। तो जितना हम 1 के क्लोज जाएंगे, हमारा आउटपुट भी 1 के क्लोज जाएगा। तो एज x इज अप्रोचिंग टू 1, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है ना, लेकिन 1 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि यहां पर क्या है ओपन सर्कल है। 1 पर वैल्यू क्या है 0, 1 से जस्ट पहले वैल्यू कहां से मिलेगी, इस रिलेशन से f(x) इज इक्वल टू x। तो जितना x हमारा 1 के क्लोज जाएगा, उतना ही हमारा आउटपुट भी 1 के क्लोज जाएगा। तो हमारा फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। एज x इज अप्रोचिंग टू 1, इनपुट में x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। एज x इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 1, फंक्शन भी हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? अभी ये नहीं देखना कि आउटपुट 1 को ऊपर से अप्रोच कर रहा है, नीचे से अप्रोच कर रहा है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं आउटपुट हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें,
राइट हैंड लिमिट देखते हैं भाई x, ये है fx। राइट हैंड लिमिट में हम 1 को इधर से अप्रोच करेंगे, यहां से ये पॉइंट है से 1.5 वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से मिलेगी 1 पॉइंट। रिलेशन क्या है इसका, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, fx इज इक्वल टू x माइनस 1। तो इस बार हम fx क्या लेंगे, x माइनस 1 लेंगे। इन फंक्शंस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि 0 से 1 में डेफिनेशन अलग है, रूल ऑफ मैपिंग अलग है, 1 से 2 में रूल ऑफ मैपिंग अलग है, 2 से 3 में रूल ऑफ मैपिंग अलग आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन जो अपनी डोमेन में डिफरेंट रूल है उनके मैपिंग के, फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ डोमेन दे आर डिफाइंड डिफरेंटली, देन दोज फंक्शंस आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन या फिर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो इन्हें पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन भी बोल देते हैं। तो यहां पर अब हम क्या देखें, जब हमने x को रखा 1.5, आउटपुट क्या आ गया 1.5 माइनस 1 इज 0.5। फिर 1.4 रखा, हमें 1 को अप्रोच करना है ना, इस तरफ जाना है हमें, तो 1.4 रखा तो आउटपुट क्या आ गया 1.4 माइनस 1 0.4। 1.3 रखा तो 0.3 आ जाएगा, 1.2 रखेंगे तो 0.2, 1.1 रखेंगे तो 0.1, 1.001 रखेंगे तो 0.001 आ जाएगा। तो जितना आप 1 के क्लोज जा रहे हो, जितना हमारा इनपुट 1 के क्लोज जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, आउटपुट इज अप्रोचिंग टू, किसको अप्रोच कर रहे हैं, देखो ये 0 को। अगर आप 1.00001 कर दो तो आउटपुट क्या जाएगा 0.00001। तो जितना आप 1 को अप्रोच करोगे उतना ही हमारा आउटपुट 0 को अप्रोच करेगा। 0 से छोटा हो सकता है क्या, 0 से छोटा नहीं हो सकता ना। x को अगर हम 1 कर दें, अभी हम x को क्या रख रहे हैं 1 प्लस समथिंग, 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ वो समथिंग बचा। समथिंग को हम क्या कर सकते हैं, समथिंग को हम 0 को अप्रोच करवा सकते हैं ना, जितना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। तो हमारी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट इज 0, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है भाई। तो हमें ग्राफ की हेल्प से या टेबल की हेल्प से हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहां पर भी आप एक चीज नोट कर सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की किसी भी इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे अगर आप 2 पर देखो, 2 पर अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 1। जैसे आप 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, और जैसे आप 2 को राइट साइड से अप्रोच करोगे फंक्शन अप्रोच करेगा 0 को। तो हम इसे जनरलाइज करते हैं, अगर यहां पर k डाल देता हूं वेयर k इज एन इंटीजर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या रहेगी, हमेशा 1 ही रहेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 1 रहेगी और राइट हैंड लिमिट हमेशा 0 रहेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की इंटीजर्स पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। एक और फंक्शन का इसके बाद एक और फंक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x बाय x। देखिए नेक्स्ट फंक्शन मॉड ऑफ x बाय x, ये कोई फंक्शन है हमारे पास, fx इज मॉड ऑफ x बाय x। इसकी आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है एट 0, ये निकालनी लिमिटिंग वैल्यू एट 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालें हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो फिर से हम अपना टेबुलर मेथड, ये x ये fx लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। तो जब हम 0 को लेफ्ट से शुरू करेंगे, 0 के लेफ्ट से अगर हम शुरू करेंगे, ये 0 है हमारी, इसके लेफ्ट में -1 राइट में 1, हमें इधर से अप्रोच करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो x को अगर हम रख दें -0.5, x को हमने रखा -0.5, -0.5 का मोड क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन -0.5, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी -1। क्लियर है। हमने क्या किया, मॉड ऑफ -0.5 अपॉन -0.5, ये आएगी वैल्यू। मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो मॉड ने ऊपर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आया -1। इस तरह अगर हम -0.4 रखेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा -1, -0.3 रखेंगे तब भी आंसर -1,
-0.2 रखोगे तब भी आंसर -1, -0.1 रखोगे तब भी -1, -0.0001 रख दो तब भी आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो आप जीरो के जितना क्लोज जा रहे हो आउटपुट हमेशा आपकी क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, देखो राइट हैंड लिमिट में हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, 0 प्लस समथिंग, 0 प्लस समथिंग में मोड कैसे ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव से। तो इस बार अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, x को हम रखते हैं 0.5, तो ये क्या बनेगा 0.5 अपॉन 0.5 बन जाएगा। इस बार का आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1। 0.4 रख दो तब भी आंसर 1, 0.3 रख दें तब भी 1, 0.1 रख दें तब भी 1, 0.001 तब भी आंसर क्या आएगा, 1। तो जैसे ही हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो LHL is not equal to RHL, therefore limiting value of the function does not exist। तो हमने देख लिया कि कैसे हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। आप सीधा यहां से भी मैनिपुलेट कर सकते थे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x मॉड हमारा नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, x से x कैंसिल, -1 आंसर आ गया। और जब हम राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करेंगे मोड हमारा पॉजिटिव से ओपन होगा, क्योंकि x क्या होगा, पॉजिटिव होगा उस केस में, मोड पॉजिटिव से ओपन, x से x कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1। एक और नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए भाई, ये कोई फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, व्हेन x इज लेस देन 1, फंक्शन की डेफिनेशन ये है, रूल ऑफ मैपिंग है x+1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, रूल ऑफ मैपिंग है x+2, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। x इक्वल टू 1, f1 इज नॉट डिफाइंड, यहां पर हमने x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, तो f1 एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। We want to find the limiting value of function at x equal to 1। उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, LHL और RHL लेना पड़ेगा। तो LHL के लिए फिर से वही हम अपना डायग्राम बनाएं, टेबल बनाएं, x fx, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमें। सो 1 के लेफ्ट में 0, 1 के राइट में 2। जब हम 1 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारा इनपुट क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। और अगर इनपुट लेस देन 1 है, फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला। जब हम 1 को अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से, तब हमारे पास फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला, दैट इज x+2। तो यहां पर अब fx क्या होगा, x+1, और जब राइट हैंड निकालेंगे तब फंक्शन क्या हो जाएगा, x+2। तो 1 को अप्रोच करना है लेफ्ट हैंड साइड से, 0.5 दिया, आउटपुट क्या आ जाएगा, 1.5। 0.6 दिया तो 1.6, 0.7 दिया तो 1.7, 0.9 देंगे हम तो 1.9 आ जाएगा, 0.99 दोगे तो 1.99 आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, फाइनली 2 को। जैसे ही हमारा इनपुट 1 को अप्रोच करेगा, 1 के क्लोज जाएगा, जितना 1 के क्लोज जाएगा उतना ही हमारा आउटपुट 2 के क्लोज जाएगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। और 2 से पहले आप कोई भी नंबर मेंशन कर दो, वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2। राइट हैंड लिमिट की बात करें, जब हम 1 को अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से, इस बार फंक्शन कौन सा यूज होगा, x+2। तो राइट हैंड लिमिट के लिए अलग से टेबल बना लिया हमने, दिस इज x fx, ये है हमारी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट में 1 से बड़ी वैल्यू, दैट इज 1.5 दिया, तो आउटपुट क्या आया, 1.5। तो x इज ग्रेटर देन 1, 1 पर आउटपुट क्या आएगा, 1.5 + 2, दैट इज 3.5। फिर 1.4 दिया तो 3.4 आ गया, 1.2 दिया तो 3.2 आ गया, 1.1 पर 3.1, 1.01 3.01, फिर 1.00001, तो आंसर 3.0001। तो जितना हम
जितना हम 1 के क्लोज जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, उतना ही हमारा आउटपुट किसके क्लोज जा रहा है, 3 के। तो जैसे ही इनपुट हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है, आउटपुट हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। 3 से कम नहीं हो सकता वो, तो हमारी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट इज 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती। लास्ट वाला जो हमने केस देखा था मॉड x अपॉन x, तो यहां भी ऐसा ही था, 0 पर f0 एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पर हम x को 0 नहीं डाल सकते और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती। आगे हम ऐसा केस भी देखेंगे जहां पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती। सो हमने डिफरेंट एग्जांपल देख लिए जहां पर हमने लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन देखी और वैल्यू फंक्शन देखी, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं और वैल्यू फंक्शन क्या होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी नीड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दो केस बनते हैं, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है तब लिमिटिंग वैल्यू की हमें क्या जरूरत है, और अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है तो तब हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल कर क्या करेंगे। तो इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं हम एक एग्जांपल से। एक पॉइंट, एक फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं हम अपना। लेट ओ बी एन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना शुरू करता है और वो पॉइंट ए पर पहुंच गया। ए पर पहुंचने में उसे टोटल टाइम लगा से 10 सेकेंड्स का, और टू ए उसने टाइम लिया 10 सेकेंड्स का, और ये जो डिस्टेंस है ओ ए हमारा ये 10 मीटर है। क्लियर? तो अब एक्सपेरिमेंट क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड जानना चाहते हैं हम। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब तक हमने जो फिजिक्स में पढ़ा था वहां से हमने क्या पढ़ा है, ये जो मोशन है हमारा ये से एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड ज्यादा भी हो रही है, स्पीड कम भी हो रही है। दो पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, या तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे या फिर वो वेरिएबल स्पीड से मूव करे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम कहते हैं वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। 10 सेकंड में वो ए पॉइंट पर पहुंच गया, तो अब मुझे उसकी इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो हम जितना हमने अब तक पढ़ा है फिजिक्स में हम जानते हैं एवरेज स्पीड, कि अगर पार्टिकल का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है देन वी कैन फाइंड एवरेज स्पीड। वी एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन to travel that distance, total time taken to cover that distance, that is अगर total distance मैंने travel किया s2 minus s1 डेल्टा कह देता हूं मैं। इनिशियली s1 मेरा 0 है और s2 कुछ आ गया, तो s1 minus s2 इज डेल्टा एस हमारे केस में कितना है 10 मीटर अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है ये मुझे एवरेज स्पीड दे देगा। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं इस स्पीड से, जो एवरेज स्पीड है वहां से मूव करना शुरू करूं, पॉइंट ए से, मैं एवरेज स्पीड यहां पर इस केस में हमारी कितनी आ जाएगी, वी एवरेज। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 10, टोटल टाइम टेकन इज 10, तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्लियर? तो अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू करूं पॉइंट ओ से और कांस्टेंट स्पीड से मूव करता जाऊं, देन आफ्टर 10 सेकंड आई विल रीच पॉइंट ए। तो क्या ए पर मेरी एक्चुअल स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है? नो, नॉट नेसेसरी। ए पर मेरी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज स्पीड। वो एवरेज स्पीड से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इनिशियली शायद मैं बहुत स्लो चल रहा था, 0.5 मीटर पर सेकंड से, फिर बीच में जाकर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली, मैंने 2 मीटर पर सेकंड कर ली, फिर उसके बाद मैंने अपनी स्पीड बहुत कम कर ली, तो ए पर जाकर शायद मैं 1/4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। तो हम कुछ नहीं कह सकते। सो ये जो एवरेज स्पीड है, दिस मे और मे नॉट बी माई इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास एवरेज स्पीड है देन व्हाई वी नीड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें चाहिए ही क्यों। तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं हम अपना बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल से। आप एक बाइक चला रहे हो या आप एक कार चला रहे हो और कार चलाते चलाते आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कुछ भी आ गया, गड्ढा आ गया या कोई जानवर आ गया। अब आपको ब्रेक प्रेस करनी है ना। अब आप ब्रेक कितनी इंटेंसिटी से प्रेस करोगे, कितनी जल्दी प्रेस करोगे और कितने प्रेस करोगे, वो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पर। अगर आप बाइक चला रहे हो से आप 80 की स्पीड से जा रहे हो और एकदम से आगे अरे ब्रेकर आ गया, से एकदम से ब्रेकर आ गया, अब अगर आपने एकदम पूरे ब्रेक प्रेस कर दिए तो डेफिनेटली आपकी बाइक स्किड हो जाएगी। लेकिन यही सिनेरियो से आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, अब आपने देखा कि एकदम से ब्रेकर आ गया आपके सामने, तो आपने पूरी जोर से ब्रेक प्रेस कर दिए, अब आपकी बाइक स्किड नहीं करेगी, वो रुक जाएगी। तो दो अलग अलग सिनेरियो थे, दोनों में आपने एकदम से ब्रेक प्रेस कर दिया। ये दोनों केसेस में जो आउटपुट रहा, जो रिजल्ट रहा, वो बिल्कुल डिफरेंट रहा। एक बार बाइक स्किड कर गई और एक बार बाइक एक इवेंट में बाइक सेफली रुक गई। तो अब हमें, अगर हम ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हमें पता है हमें ब्रेक धीरे धीरे प्रेस करने होते हैं। प्रेस रिलीज, आजकल तो जो बड़ी गाड़ियां हैं उनमें फंक्शन भी आ गया है एबीएस, एंटी ब्रेकिंग स्पीड, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है कि वो ब्रेक प्रेस रिलीज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अकॉर्डिंग करता है ताकि गाड़ी स्किड ना हो और वो हाई स्पीड पर भी आप एकदम से ब्रेक प्रेस करें और रुक जाए। क्योंकि अगर मुझे गाड़ी एकदम रोकनी है तो ब्रेक तो पूरे लगाने ही पड़ेंगे, और अगर ज्यादा स्पीड में मैंने एकदम पूरे ब्रेक लगा दिया तो डेफिनेटली गाड़ी स्किड होगी। तो अब मेरा जो डिसीजन है कि मुझे ब्रेक एकदम प्रेस करने हैं या प्रेस रिलीज का मैकेनिज्म यूज करना है, वो डिपेंड करेगा मेरी स्पीड पर। इसलिए जो आपके बाइक का स्पीडोमीटर है, जो लगा होता है ना अपना स्पीडोमीटर, जो हमें अपनी स्पीड दिखाता है, तो वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा होता है कि इस मूवमेंट पर आपकी स्पीड क्या है। इमेजिन करो कि अगर वही जो हमारा बाइक का स्पीडोमीटर है, अगर वो हमें एवरेज स्पीड दिखाता तो क्या होगा, है ना। से आप 1 घंटे की जर्नी कर चुके हो, बीच में आपने बहुत तेज 80-90 पर भी बाइक चलाई, और फिर आपने बहुत स्लो भी बाइक चलाई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आपने बाइक चलाई, और जब आप बहुत तेज बाइक चला रहे थे अचानक आपके सामने ब्रेकर आ गया और जो आपका स्पीडोमीटर है वो आपको स्पीड दिखा रहा है अभी से 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या लगेगा कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर तो मैं एकदम से ब्रेक प्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि आपने तो फिजिक्स पढ़ी है ना कि अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर पर एकदम से ब्रेक प्रेस करूंगा तो गाड़ी स्किड नहीं होगी। लेकिन गलती कहाँ हुई है, स्पीडोमीटर में, कि भी आपकी एक्चुअल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी 50 नहीं है, वो तो एवरेज स्पीड है। पूरी जर्नी की आपकी स्पीड दिखा रहा है, जो 2 घंटे से आप ट्रैवल कर रहे हो वो 50 किलोमीटर पर आवर है। अभी तो आप 100 पर चल रहे थे, आपने देखा 50 किलोमीटर और आपने 50 के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया, तो देन इट विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू एन एक्सीडेंट। क्लियर है। तो इसलिए हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। और थोड़ा साइंटिफिक एग्जांपल लेते हैं, से रॉकेट का है। आपको पता है जो हमें सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, हर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल स्पीड होती है। ऑर्बिटल स्पीड का मतलब है कि एक रॉकेट है वो सैटेलाइट को लेकर जाएगा। अब रॉकेट से जब सैटेलाइट डिटैच होगी तब सैटेलाइट पर एक पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए। अगर वो स्पीड, जब सैटेलाइट जो एक्चुअल में अपने ऑर्बिट में प्लेस होना है और एक रॉकेट है, रॉकेट तो सिर्फ करियर होता है, वो थोड़ी देर बाद जाके उसे डिटैच हो जाता है, रॉकेट कहीं स्पेस में पहुंच जाएगा, और जो सैटेलाइट है हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम जो सेटअप करेगी वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पार्क होके अपना घूमना शुरू कर देगी अपने ऑर्बिट में। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंचने के लिए जब सैटेलाइट रॉकेट से डिटैच होगी तब उसके पास एक पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए। अगर वो स्पीड ज्यादा हो गई एक पर्टिकुलर स्पीड से, जितनी उसे चाहिए थी, अगर वो स्पीड उससे ज्यादा हो गई तो सैटेलाइट क्या करेगी, वो अपने ऑर्बिट को ओवरशूट कर जाएगी, उसके आगे निकल जाएगी। या फिर अगर वो स्पीड कम हुई उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल स्पीड से, तो सैटेलाइट उस ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पाएगी और पहले ही वो नीचे गिर जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब रॉकेट से सैटेलाइट डिटैच हुई उस वक्त, तब उस इंस्टेंट पर क्या स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
तो अगर मैं एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग काम करूंगा तो ये जो मेरा डिसीजन है वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पर काम करूंगा तो मेरे डिसीजन में जो एरर आएगी दैट विल बी नेग्लिजिबल। और एग्जांपल अगर हम लें, से बॉम्ब ड्रॉपिंग का एग्जांपल है, एक प्लेन है जो बॉम्ब लेके मूव कर रहा है। अब जैसे ही प्लेन बॉम्ब छोड़ेगा, है ना, से एक पर्टिकुलर साइड को हिट करना है यहाँ, तो प्लेन को यहां से प्लेन आ रहा है और उसे इस साइड को हिट करना है, तो उसे यहां आकर बॉम्ब अपने से डिटैच करना पड़ेगा ना। जब वो बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहाँ हिट कर देगा। अब ये पूरी कैलकुलेशन है भाई, इस टाइम पर जो एरोप्लेन की स्पीड है ना, जो हमारा जेट बॉम्ब लेकर जा रहा है उसकी जितनी स्पीड है, अगर ये स्पीड इस डेस्टिनेशन को, ऐसा भी पॉसिबल है ना कि यहां पर मुझे स्पीड चाहिए थी v, लेकिन जब प्लेन इस पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी स्पीड थी 2v। अब अगर उसने बॉम्ब इस पॉइंट पर डिटैच कर दिया तो ये जो बॉम्ब है ये इस पॉइंट को हिट ना करके अगले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो हमें इस कोऑर्डिनेट को हिट करना था, लेकिन हमने किसी दूसरे कोऑर्डिनेट को हिट कर दिया तो हमारा टारगेट फेल हो गया। या फिर यहां पर स्पीड चाहिए थी इस पॉइंट पर v, लेकिन जब प्लेन इस पॉइंट पर पहुंचा उसकी स्पीड थी v/2। अब अगर उसने बॉम्ब अपना डिटैच कर दिया, बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, तो अब वो इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा, वो यहां गिर जाएगा, यहां पर हिट करेगा, अगेन टारगेट मिस। तो एक डिसीजन लेने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो हमें इंस्टेंटेनियस पैरामीटर्स चाहिए। और जैसे यहां पर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए कि पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कि जैसे हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला आ गया था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड का सच कोई फॉर्मूला नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे निकालते हैं, यहां पर इस इंटरवल पर हमने एवरेज स्पीड ली और हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हम मान लेते हैं कि भाई यही एवरेज स्पीड मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब जो प्रोजेक्ट में एरर आएगी वो बहुत ज्यादा होगी। प्रोजेक्ट में एरर क्या आएगी कि मुझे यहां पर कोई डिसीजन लेना था इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में बहुत ज्यादा गैप आ गया, तो अब मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूं कि भाई यहां पर एक पॉइंट ले लो, से बी ले लिया मैंने बीट में, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और मुझे पता है बी से ए में जाने में लगे हैं से 6 सेकंड, बी से ए पहुंचने में 6 सेकंड लगे हैं और ओ से ए पहुंचने में 4 सेकंड लगे थे, ये डाटा मेरे पास है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस इंटरवल में ए, बी से ए में जाने पर एवरेज स्पीड निकालता हूं, तो वो मेरी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 5/6 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ जाएगी ना, 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो एवरेज स्पीड आई थी 1 मीटर पर सेकेंड जो ओ से ए इंटरवल के लिए निकाली हमने, और एक एवरेज स्पीड आई है 5/6 मीटर पर सेकेंड। इनमें से ज्यादा क्लोज रिजल्ट कौन सा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के ज्यादा क्लोज कौन सी होगी? भाई ये इंटरवल छोटा है, ये इंटरवल बहुत बड़ा था, तो अगर मेरी स्पीड पहले कम हो रही थी तो अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी ना कि इस इंटरवल में जो एवरेज स्पीड आई है दैट इज क्लोजर टू माय इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर इस इंटरवल को मैं और छोटा कर दूं, यहां पर पॉइंट ले ले सी ये रह गया मेरे पास 2 मीटर और ये पॉइंट रह गया 1 सेकेंड। इस पॉइंट से सी पॉइंट से ए में जाने पर हमें टाइम लगा 1 सेकेंड और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो अब हमारे पास एक और एवरेज स्पीड आ गई 2/1 मीटर पर सेकेंड। तो पहले मेरी स्पीड यहां पर थी, इस पूरे इंटरवल के लिए मेरी एवरेज स्पीड आई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके लिए मेरी एवरेज स्पीड आ रही थी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहां पर आकर मैंने फिर से गाड़ी की एक्सेलरेट कर दिया गाड़ी को और मेरी स्पीड बढ़ गई, है ना। तो जो इस इंटरवल में मेरी स्पीड थी दैट विल बी क्लोजर टू माई इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फाइनली हमें क्या करना है कि जो आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो पर्टिकुलर इंटरवल में, उसी को आपको अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड कंसीडर करना है। तो जितना आप इस इंटरवल को छोटा करते जाओगे आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो मोर एंड मोर बेटर होता चला जाएगा। तो तब जो आप डिसीजन लोगे उसके कोरोस्पोंडिंग जो एरर आएगी, यहां पर एक्चुअल स्पीड हम इस पॉइंट पर नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा और छोटा इंटरवल लेंगे, इस इंटरवल में एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। अब इसमें जो एवरेज स्पीड है हम अज्यूम कर लेंगे कि पॉइंट ए पर भी वही स्पीड रही होगी। से आपने 1 सेकंड के इंटरवल में, अगर मैं डेल्टा टी को 1 सेकंड कर देता हूं, तो वहां पर आपने एवरेज स्पीड निकाल ली,
और हमें ये भी पता है कि भाई 1 सेकंड में बाइक की एवरेज स्पीड ज्यादा चेंज नहीं हो सकती मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से। तो जो 1 सेकंड में मेरी एवरेज स्पीड आई, मैं उसी को उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मान सकता हूं। तो यहाँ पर हम ये भी एग्जांपल देख सकते हैं, गाड़ियां साथ साथ चल रही हैं, एक तो फरारी चल रही है भाई और एक मारुति 800 चल रही है। मैं मारुति 800 की इंसल्ट नहीं करना चाहता, तो सस्ती कार है इस वजह से, तो उसमें जो पार्ट्स लगे हैं, जो फंक्शनैलिटी लगी हैं, वो उतने एग्जैक्ट नहीं है जितने फरारी में जो 2 करोड़ की गाड़ी है उसमें लगे होंगे। तो दोनों पैरेलली मूव कर रही हैं। तो अब इन दोनों का स्पीडोमीटर क्या सेम रीडिंग दे रहा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो फरारी का स्पीडोमीटर है वो बहुत एग्जैक्ट रीडिंग देगा एज कंपेयर टू मारुति 800 स्पीडोमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो मारुति का स्पीडोमीटर लगा होगा वो क्या कर रहा होगा, वो 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड का इंटरवल ले रहा होगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। लेकिन जो फरारी का लगा होगा, क्या पता वो 1/10 सेकंड में निकाल रहा हो, कि मैं ये इंटरवल ले लेता हूँ 1/10 सेकंड, उसमें जो मेरी एवरेज स्पीड आएगी दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, वो हमारी वहां पर स्पीडोमीटर में रीडिंग हमारी डिस्प्ले होगी। तो जितने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम बने होंगे, पार्ट्स लगे होंगे, उतनी ही बेटर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि एवरेज स्पीड ही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, ये होगा लिमिटिंग वैल्यू, कि जब हमारा डेल्टा टी 0 को अप्रोच करेगा। अब डेल्टा टी 0 नहीं हो सकता, अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगी ना, एवरेज स्पीड हमारी डिफाइन ही नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हम डेल्टा टी को 0 को अप्रोच करवा देते हैं। अब जो हमारी एवरेज स्पीड होगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड। डिफरेंस क्या आया कि जो आपने इंटरवल लिया है जहां पर आपने रीडिंग नोट की है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, वो बहुत ही छोटा है। तो अब जो आप डिसीजन लोगे उसमें जो एरर आएंगी, एरर तो अभी भी आएंगी ना, कि भाई जो ए पर जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर इस पूरे इंटरवल के लिए चाहिए इंटरवल कितना भी छोटा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो इस इंटरवल की एवरेज स्पीड होगी वही इस पॉइंट पर एवरेज स्पीड रहेगी। लेकिन अब जो एरर आएंगे आपके प्रोग्राम में, से बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए 100 किलोमीटर पर आवर चाहिए थे यहाँ पर, है ठीक है, और हमने जो एवरेज स्पीड निकाली उसमें 98 आ गया, तो 100 और 98 में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। अब वो एग्जैक्टली एक सिंपल सा पॉइंट थोड़ा है, वो बॉम्ब इस पॉइंट पे ना ड्रॉप हो गया, इसकी बिल्कुल बगल में एग्जैक्टली ड्रॉप हो जाएगा। तो जो टारगेट हिट करने में चेंजेस आएंगे वो बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, जो एरर आएंगी वो बहुत ही नेग्लिजिबल होंगी, हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, तब भी हमारे रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग वैल्यू। आपका पूरा कैलकुलस, पूरी फिजिक्स, जहां भी आप इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करोगे दैट मीन्स इट इज एन अप्रोक्सीमेशन। वो लिमिटिंग वैल्यू है, सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जहां कहीं आपको ये सिंबल दिखे दैट मीन्स अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट हो गई। और पूरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन आगे इंटीग्रेशन, ऑल आर बेस्ड अपॉन अप्रोक्सीमेशंस। तो हमारे हर रिजल्ट में एरर है। जैसे जैसे साइंस तरक्की करता जा रहा है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और फाइन होते जा रहे हैं, ये हमारा जो डेल्टा है ये और ज्यादा 0 को अप्रोच करता जा रहा है और हमारे रिजल्ट्स रिफाइन होते जा रहे हैं। सो दिस इज द नीड ऑफ लिमिटिंग वैल्यू। डेल्टा टी अगर मैं इसे फंक्शन मान लूं, ये जो मेरी स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ये डेल्टा टी का फंक्शन है ना। डेल्टा टी अगर 10 था तो एवरेज स्पीड आ गई अपने पास 1। डेल्टा टी अगर 5 हुआ तो एवरेज स्पीड मेरे पास आ गई थी 5/6। तो जैसे डेल्टा टी चेंज हो रहा है हमारे पास v चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं v एवरेज इज ए फंक्शन ऑफ डेल्टा टी। लेकिन v एवरेज जब डेल्टा टी 0 है उस पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है, तो एवरेज स्पीड इज नॉट डिफाइंड व्हेन डेल्टा टी इज 0। तो अब हम क्या कहते हैं, भाई ठीक है, जब ये पॉइंट डेल्टा टी इक्वल टू 0, ये पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं है, लेकिन जब इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज जब डेल्टा टी 0 को अप्रोच कर रहा है, वो डाटा तो है ना हमारे पास, तो हम उस डाटा की वैल्यू निकाल लेते हैं उस पॉइंट पर हम, कि जब डेल्टा टी हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है तब स्पीड की क्या वैल्यू है, हम वो स्पीड निकाल लेते हैं और वही हम एज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट ए पर भी वही वैल्यू होगी, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू का कंसेप्ट ही यही है
कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ना हो, हम उसके पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर देख लेते हैं। तो जैसा बिहेवियर उसका नेबरहुड में होगा, हम वही बिहेवियर फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अज्यूम कर लेते हैं। जैसे ये कोई फंक्शन है हमारे पास, ये ग्राफ आ गया फंक्शन का इस टाइप से, ये कोई पॉइंट है ए पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है और ये कोई वैल्यू है से 2 है। एट x इक्वल टू ए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, खाली बॉक्स आ गया ना इस पॉइंट पर, ओपन सर्कल है। लेकिन जैसे ही हम a को अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, 2 को, इस पॉइंट को मैं 2 मान लेता हूं भाई, ये y एक्सिस पर 2 है, x एक्सिस पर a है। तो a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन a के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइन है। जैसे ही हम a को अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो हम कहते हैं कि a पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 2 है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a इज 2। तो a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन है। अब आप इस लिमिटिंग वैल्यू को लेकर अपना काम आगे कर सकते हो, जो आपको प्रोजेक्ट में कहीं ये यूज करना है तो आप लोग यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस। कैलकुलस क्या है, कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ फंक्शन। हमने फंक्शन की डोमेन पढ़ी, फंक्शन की रेंज भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कुछ आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, और इसके बाद फिर आगे स्लोप, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब आएगा। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन है। और लिमिटिंग वैल्यू का यूज हमने इस एग्जांपल में देख लिया, या ब्रेक वाले एग्जांपल में देखा, बॉम्ब ड्रॉप करने वाले एग्जांपल में देखा, सैटेलाइट लॉन्च करने वाले एग्जांपल में देखा कि जब भी हमें वर्ड मिलेगा इंस्टेंटेनियस, वहां पर यूज किसका हो रहा होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्लियर है भाई? तो हमने लिमिट्स डिफाइन की, व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू का हमने यूज भी देख लिया, और कैसे हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो ये था यूज ऑफ लिमिटिंग वैल्यू। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना देखेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और डिफरेंट फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। आज इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना सफिशिएंट है। सो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं बाय विद अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, एंड देन वी विल डिफाइन डिफरेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ओके, थैंक यू।